Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Nancy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Nancy. Happy birthday to you. ओबेरॉय फैमिली ने आज अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी क्योंकि उनकी बेटी का आज 5वां जन्मदिन था। बहुत मन्नतों के बाद उनके घर में बेटी ने जन्म लिया था, इसलिए वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद नैन्सी अपने गिफ्ट्स खोलने लगी। सब रिश्तेदारों और सब दोस्तों ने उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। उसने गिफ्ट खोलने शुरू किए। वाओ, ये डॉल कितनी सुंदर है। देखो ना मम्मा, कितनी प्यारी डॉल है। वाह, ये डॉल तो सचमुच बहुत सुंदर है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी ने अपने हाथों से बनाई है। दिखाओ तो जरा, किसने दिया है ये गिफ्ट तुम्हें? पता नहीं मम्मा, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा। ऐसे कैसे किसी ने अपना नाम नहीं लिखा? खैर, जाने दो। रात बहुत हो गई है तो तुम भी अब सो जाओ, वरना सुबह स्कूल जाने के लिए उठोगी नहीं। ओके मम्मा, गुड नाइट। निधि ने अपनी बेटी के माथे पर किस किया और उसके रूम की लाइट्स ऑफ करके अपने रूम में चली गई। लेकिन नैन्सी को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बार बार उसी डॉल के साथ खेलने का कर रहा था। लगता है मम्मा सो गई। अब मैं आराम से अपनी डॉल के साथ खेल सकती हूँ। नैन्सी ने अपनी साइड टेबल पर रखे लैम्प को जलाया और डॉल के साथ खेलने लगी। मैं तुम्हारे लिए और बहुत सारी ड्रेसेस खरीद कर लाऊंगी। मेरे पास जो पिंक फ्रॉक है, मैं तुम्हारे लिए भी वैसा ही फ्रॉक लेकर आऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो? ये आवाज, तुम डरो मत। मैं एक अच्छी डॉल हूँ और मैं तुमसे बात भी कर सकती हूँ। तुमने मेरे बारे में सोचा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। डॉल नैन्सी से बात कर रही थी। ये बात नैन्सी को थोड़ी अजीब लगी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई, इसलिए उसने डॉल को अपने बिस्तर पर रखा और अपने मम्मी पापा के रूम की तरफ चली गई। उसने रूम का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ नैन्सी बेटा, सब ठीक तो है? नहीं मम्मा, वो डॉल मुझसे बात कर रही थी तो मुझे डर लगा, इसलिए मैं सोने के लिए आपके पास आ गई। मेरे पास सोने के लिए अब तुम ऐसे झूठ भी बोलने लगी हो? भला कोई डॉल तुमसे बात कैसे कर सकती है? चलो चुपचाप अंदर आ जाओ। नहीं मम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सच कह रही हूँ। फिर से झूठ? चुप करो तुम और चलो अंदर आकर चुपचाप सो जाओ। निधि ने नैन्सी की बात पर भरोसा नहीं किया। नैन्सी अक्सर अपने कमरे में न सोने के बहाने बनाती थी, इसलिए निधि को ये लगा कि अभी भी नैन्सी बहाना ही बना रही है। वो नैन्सी को कमरे में ले गई और उसे अपने पास सुला लिया। कुछ देर में सब गहरी नींद में सो गए, लेकिन नैन्सी को डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। नैन्सी, नैन्सी, तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गई? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी लगी थी ना, तो तुम मेरे साथ खेली क्यों नहीं? डॉल की ऐसी भयानक आवाज सुनकर नैन्सी अचानक से घबरा गई। तभी बेड के सामने खड़ी उस डॉल ने नैन्सी के पैरों को पकड़कर खींचा और नैन्सी सीधा बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज से अचानक उसके मम्मी पापा की आंख खुली। नैन्सी, नैन्सी क्या हो गया तुम्हें? तुम बिस्तर से नीचे कैसे गिर गई? अम्मा, वो डॉल मुझे बार बार परेशान कर रही है और उसी ने मेरे पैर पकड़कर खींचे। मुझे वो डॉल नहीं चाहिए मम्मा। क्या डॉल? तुम किस डॉल की बात कर रही हो बेटा? और भला एक डॉल तुम्हारे पैर पकड़कर कैसे खींच सकती है? जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब चलो और चलकर सो जाओ और डरो मत, कहीं पर भी कुछ नहीं है। निधि और नितिन ने उसे शांत किया और फिर से सुला दिया। निधि ने नैन्सी को अच्छी तरह चद्दर में ले लिया ताकि अगर उसे किसी बात से डर लग रहा हो
तो ना लगे। जैसे तैसे रात बीती और अगला दिन आया। सुबह निधि उठी तो उसने देखा कि नैन्सी को बहुत तेज बुखार है। नैन्सी को बहुत तेज बुखार है नितिन। कल रात तक तो नैन्सी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अचानक इतना तेज बुखार कैसे हो गया? ये डॉल यहाँ पे कैसे आ गई मम्मी पापा? मैं तो इसे अपने कमरे में ही छोड़ कर आई थी। बेटा, इसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? निधि, आई थिंक हमें नैन्सी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। बुखार की दवाई भी दिलवानी है। आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। आज पूरा दिन नैन्सी के साथ ही रहूंगा। नितिन ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और निधि और नितिन नैन्सी को लेकर डॉक्टर के पास गए। ओह माय गॉड, नैन्सी को तो बहुत ज्यादा बुखार है। हमें उसे इमीडिएटली एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने नैन्सी को बेड पर लिटाया और उसके हाथ में ग्लूकोज की सिरिंज लगा दी। तभी अचानक फिर से नैन्सी के कानों में डॉल की वही भयानक आवाज पड़ी। तुम तो बीमार हो गई मेरी प्यारी दोस्त, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुम्हें अपने साथ ले जाने का समय नहीं आता, तब तक मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहूंगी। डॉल की आवाज सुनकर नैन्सी अचानक से सहम गई। उसने इधर उधर देखा तो उसके बेड के साइड वाले टेबल पर वही डॉल रखी हुई थी। नैन्सी उसे देखकर इतनी ज्यादा डर गई कि जोर जोर से चिल्लाने लगी। मम्मा, मम्मा प्लीज बचाओ मुझे, वरना ये मुझे मार डालेगी। नैन्सी के मम्मी पापा डॉक्टर के केबिन में थे, लेकिन जैसे वो केबिन से बाहर निकले और उन्होंने नैन्सी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो जल्दी से नैन्सी के वार्ड में गए। वो पूरी तरह तड़प रही थी। डॉक्टर जल्दी से आए और उन्होंने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। ज्यादा बुखार होने की वजह से आपकी बेटी को दौरा पड़ गया था, लेकिन मैंने उसे नींद के इंजेक्शन में दवाई मिलाकर दे दिया है, तो धीरे धीरे उसे आराम आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। 2 दिन तक नैन्सी हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरी बेटी की तबीयत अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई है? सिर्फ मामूली बुखार था उसे, और आप कैसे डॉक्टर हैं जो एक पेशेंट का बुखार ठीक नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ मिस्टर नितिन, लेकिन आपकी बेटी का बुखार लाख कोशिश करने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमने उसकी मेडिसिन को चेंज किया है। आपकी बेटी जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सिस्टर, आज सिस्टर जूलिया वापस आने वाली है ना? हाँ डॉक्टर, आज सिस्टर जूलिया ही नाइट ड्यूटी पर रहेंगी। डॉक्टर और नर्स नैन्सी को दवाई देकर चले गए और वो भी गहरी नींद में सो गई। निधि और नितिन 2 रात से ठीक से सोए नहीं थे, तो उन्हें भी वहां बैठे हुए नींद आ गई। तभी निधि के कानों में अचानक एक आवाज पड़ी जो किसी के हंसने की थी, लेकिन बहुत डरावनी। निधि ने अपनी आंखें खोली तो अपनी बेटी का हाल देखकर उसके होश उड़ गए। नैन्सी उल्टी होकर दीवार पर चल रही थी और बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुरा भी रही थी। उसका चेहरा उसी डॉल की तरह लगने लगा था जो उसे उसके बर्थडे गिफ्ट में मिली थी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. नैन्सी, नैन्सी बेटा, ये क्या कर रही हो तुम वहां पर कैसे गई? नैन्सी नहीं हूँ मैं तो डॉल हूँ। हाँ, नैन्सी भी अब हमेशा के लिए मेरे साथ ही जाएगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो अब नैन्सी मेरी दोस्त बनकर हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहेगी, एक दूसरी डॉल के अंदर। सिस्टर! निधि के चिल्लाने की आवाज सुनकर अचानक नितिन की भी नींद टूट गई और सिस्टर जूलिया, जो रात की ड्यूटी पर थी, हड़बड़ाती हुई दौड़कर वहां आई। लेकिन जब तक नितिन और सिस्टर जूलिया को कुछ पता चल पाता, तब तक नैन्सी वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। निधि, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही थी? हाँ, क्या हुआ आपको? मैं भी डर गई। सब कुछ ठीक तो है ना? वो डॉल नैन्सी? क्या वो डॉल, वो नैन्सी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
निधि ने नैन्सी की तरफ डरते हुए देखा तो नैन्सी ने उसे देखकर बड़ी ही भयानक स्माइल दी, लेकिन वो इतनी सहम चुकी थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी जूलिया ने निधि से कहा, लगता है आपने कोई बुरा सपना देख लिया है। आइए मैं आपको रेस्ट रूम तक लेकर चलती हूँ। आप थोड़ी फ्रेश हो जाएंगी तो आपको अच्छा लगेगा। नर्स जूलिया निधि को रेस्ट रूम ले गई, लेकिन जैसे वो निधि को लेकर अंदर गई वैसे ही निधि के गले में होली क्रॉस का एक लॉकेट डाल दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं जानती हूँ कि आपको ये बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन आपकी बेटी बीमार नहीं है, बल्कि उस पर किसी शैतान का साया है। उसके रूम के अंदर जो डॉल रखी है वो शैतान ही है, और उसी शैतान ने आपकी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। क्या? हाँ, और ये कोई रेस्ट रूम नहीं बल्कि अस्पताल में भगवान की पूजा का कमरा है, इसलिए वो शैतान यहाँ पर नहीं आ सकता और ना ही हमारी बातों को सुन सकता है। हमें अभी के अभी आपकी बेटी को उस शैतान से बचाना होगा, क्योंकि कल नो मून नाइट है। अगर हमने इसे आज नहीं बचाया तो कल उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस शैतान से हम मेरी बेटी को कैसे बचाएंगे? बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, क्योंकि मेरे पास गॉड के वचनों की ताकत है। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। जूलिया ने अपने बैग से कुछ सामान लिया और निधि के साथ नैन्सी के कमरे की तरफ गई। उसने कमरे के दरवाजे पर होली क्रॉस लटका दिया और कुछ वचनों को पढ़ती हुई कमरे के अंदर गई तो डॉल के अंदर का शैतान सतर्क हो गया और नैन्सी को चोट पहुंचाने लगा। तुझे क्या लगा कि मुझे तेरी चाल समझ नहीं आएगी? मुझे इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना है तो मैं लेकर जाऊंगा, और मुझे इस काम के लिए भेजा गया है तो मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। नैन्सी के मुंह से शैतान की आवाज में ये बातें सुनकर उसके माता पिता के होश उड़ गए थे। तभी जूलिया ने नैन्सी पर पवित्र जल का छिड़काव किया तो वह शैतान नैन्सी के शरीर से निकलकर निधि की तरफ बढ़ा, लेकिन जूलिया ने पहले से ही निधि के गले में होली क्रॉस का लॉकेट डाल दिया था, जिस वजह से शैतान निधि के शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाया। तो वो नितिन की तरफ बढ़ा, लेकिन नितिन ने अपने शरीर पर जनेऊ धारण किया था, जिसके प्रकाश से ही वो शैतान बौखला गया। उसे प्रवेश करने के लिए किसी का शरीर नहीं मिला तो वो फिर से उसी गुड़िया के अंदर चला गया, और इसी मौके का फायदा उठाकर जूलिया ने कुछ वचन पढ़कर शैतान की आत्मा को गुड़िया में बांध दिया और गॉड का पवित्र जल छिड़ककर उसे जला दिया। उसी के साथ शैतान की आत्मा नष्ट हो गई। कुछ दिन बाद नैन्सी की तबीयत भी ठीक हो गई, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला था कि नैन्सी को वो गुड़िया किसने गिफ्ट की थी और कौन था जिसने उस गुड़िया के जरिए नैन्सी पर शैतानी आत्मा हावी करवाई थी। तभी कुछ दिन बाद ये खबर आई कि नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड मनाली कार एक्सीडेंट में मारी गई, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसकी गाड़ी में भी वैसी ही डॉल थी जैसी नैन्सी को उसके बर्थडे पर गिफ्ट मिली थी। उसकी मौत सबको नॉर्मल नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने पंडित जी से पूछताछ की तो पता चला कि मनाली ने ही वो शैतान डॉल नैन्सी को गिफ्ट की थी, और वो उसे खत्म करने के बाद वो निधि को भी मारने का प्लान बना रही थी, क्योंकि वो नितिन से कॉलेज टाइम से प्यार करती थी। लेकिन नितिन ने निधि से शादी कर ली। ये बात मनाली से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो बस इस बदले की भावना में उन्हें खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन इंसान को अपने काल कर्मों का चिट्ठा यहीं पर भोग कर जाना पड़ता है, जो मनाली के साथ हुआ, और वो शैतानी डॉल आखिर में उसी को अपने साथ लेकर चली गई। शाम के करीब 7 या 8 बजे होंगे। दिन ढल चुका था। शमशान भूमि से सटे जंगल में एक तांत्रिक तंत्र साधना में लीन बैठा हुआ था। उसके सामने एक स्त्री हाथ जोड़े बैठी हुई थी। जमीन पर फैला सिंदूर, नारियल, तंत्र का सामान और किसी आदमी की फोटो देखकर ये स्पष्ट था कि ये तंत्र किसी की जान लेने के लिए रचा जा रहा है। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उस तांत्रिक ने मुट्ठी भर मखाने अपने सामने पड़ी खोपड़ी पर चढ़ाए और उन्हें उस औरत को देते हुए कहा, जिसके लिए तूने ये तंत्र किया है, जाकर ये मखाने उसके सिर पर से 7 बार उतारकर चारों दिशाओं में फेंक देना। बचे हुए मखाने उसे बिना बताए खिला देना। इस तंत्र का कोई काट नहीं है,
अगर तू ये मखाने खिलाने में सफल हो गई तो उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता। वह स्त्री उन मखानों को अपने पल्लू में बांधकर घर ले आई थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। घर पहुंचकर उसने चारपाई पर आंखें बंद कर लेटे हुए अपने पति के ऊपर से मखानों को घुमाया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चौराहे पर जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। घर आकर उसने मखाने दूध में पकाकर अपने पति को खिला दिए। पत्नी की सच्चाई से अनजान अपाहिज बिरजू ने झट से वो मखाने वाली खीर खत्म कर दी। बिरजू को वो खीर खिलाने के बाद उस रात कमला बड़ी चैन की नींद सोई। इधर बिस्तर पर लेटे बिरजू की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका सारा शरीर अकड़ने लगा और देखते ही देखते उसे खून की उल्टियां होने लगी। बिरजू रोते हुए पत्नी कमला को पुकारने लगा, कमला, कमला, बचा ले मुझे कुछ हो रहा है कमला। ऐसा लगता है मेरे जिस्म की एक एक नस कोई मोड़ रहा है। बचा ले मुझे, बचा ले। उस तांत्रिक ने ठीक ही कहा था, इस खीर को खाने के बाद तू सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। इसका मतलब तूने मुझे मारने के लिए टोटका किया है? अब तो तू मरने ही वाला है। चल, मरने से पहले सच्चाई सुनता जा। तंग आ गई थी मैं तुम्हारे जैसे अपाहिज आदमी से। तुम्हारे अपाहिज शरीर को तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन तुम्हारी 2 कौड़ी के कठपुतली के नाच दिखाने के काम से मुझे सख्त चिढ़ है। छुटकारा चाहिए था मुझे तुमसे और तुम्हारी इन कठपुतलियों से। क्या कहते थे तुम? जान दे सकते हो लेकिन इन कठपुतलियों को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे बाप दादा की विरासत है ना? जाओ अब अपने बाप के साथ नर्क में कठपुतलियां नचाना। बिरजू ने अविश्वास भरी नजरों से कमला की ओर देखा और आखिरी बार मुंह से खून की उल्टी करते हुए वह भगवान को प्यारा हो गया। बिरजू की मौत को पूरा 1 महीना बीत गया था। यूं तो हर महीने ही अमावस की रात आती है, लेकिन आज की रात में जाने ऐसी क्या मनहूसियत थी कि पिछले 1 घंटे से कुत्ते लगातार रो रहे थे। कमला अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक ही उसके कमरे का बल्ब फूटकर गिर जाता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। कमला नजर घुमाकर देखती है, हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसे अपने घर में किसी के पायल पहनकर घूमने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है बाहर? मैं पूछती हूँ, कौन है? कमला की जोर जोर से आवाज लगाकर सवाल करने पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की ठहाका मारकर हंस रही हो। अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक ही उसके घर में राजस्थानी गाना बजने लगता है। ये तो वही गाना है जिस पर वो बिरजू कठपुतली नचाता था, लेकिन ये मेरे घर में कैसे बज रहा है? कमला अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आती है। बाहर आकर उसे अंधेरे में 2 कठपुतलियां नाचती हुई दिखाई देती हैं। ये कठपुतली अपने आप कैसे नाच रही है? मैंने तो इन्हें कितने दिन पहले ही घर से बाहर फेंक दिया था। इन्हें घर में कौन लेकर आया? कमला घबराते हुए कौन है कहती हुई कठपुतलियों की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे पहले बिरजू की परछाई दिखाई देती है और फिर बिरजू की आवाज सुनाई पड़ती है। कमला, कमला, मैं हूँ पगली, इतनी जल्दी मुझे भूल गई। कमला डरकर तेजी से बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन एक रेशमी डोर आकर उसे गले में लिपट जाती है और उसे पीछे खींचने लगती है। कमला जाकर उन कठपुतलियों के बराबर में खड़ी हो जाती है। अगले ही पल एक कठपुतली की तरह ढेर सारी रस्सियां उसके हाथ, पैर और गर्दन के आर पार हो जाती हैं और जाकर छत से बंध जाती हैं। कमला दर्द से तड़प रही थी। उसके जिस्म से जगह जगह पर खून रिस रहा था। तभी कमरे में रोशनी हो जाती है। तुझे कठपुतली से बहुत नफरत थी ना? अब तू मेरे साथ ही कठपुतली बनकर रहेगी। अगले ही पल कमला की गर्दन में बंधी रस्सी जोर से खिंचती है और कमला की गर्दन टूटकर एक और लटक जाती है। 1 साल बाद रात के 9 बज रहे थे। मेहरगंज गांव में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक वहां पर बांसुरी बजाता हुआ एक आदमी आ जाता है।
उसकी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा देखकर धीरे धीरे लोग उसके पास इकट्ठे होने लगते हैं। अरे ओ भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे गांव में क्या कर रहे हो? मैं कठपुतली का खेल दिखाने आया हूँ भाई जी। अपने गांव के सभी भाई बहनों को बुला लो। मारे जैसा कठपुतली का नाच पूरे राजस्थान में कोई ना दिखा सके। अरे भाइयों, सवेरे आइयो सवेरे, इस वक्त कौन खेल देखेगा? मैं दिन में नहीं निकलता हूँ, मेरा यही उसूल है। मैं अपना खेल रात को दिखाता हूँ। धीरे धीरे गांव के काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं और बांसुरी वाला आदमी खेल दिखाने लगता है। अरे ये क्या भाई, तुम्हारी कठपुतली की आंखों से तो खून टपक रहा है और कठपुतली गोल गोल अपनी आंखें भी घुमा रही है। घबराओ नहीं, ये तो बस हाथ की सफाई है। मैंने कहा था ना, मारे जैसा नाच तुमने कभी ना देखा होगा। मान गए भाइयों, ऐसा लग रहा था कोई औरत सच में नाच रही हो। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ दिन आपके गांव में डेरा डाल दूं, फिर दूसरे गांव निकल जाऊंगा। तुम सच्चे कलाकार हो, तुम्हारे नाच से गांव वाले बड़े खुश हो गए। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। कठपुतली वाला अपना सामान समेट ही रहा था कि एक औरत सुनीता कठपुतली को देखकर हंसने लगी। अरे ये भी कोई खेल हुआ भला? रस्सी बांधकर इन कपड़ों की गुड़िया को हिलाने में कौन सी कला है? आजकल कौन ये सब बचकानी चीजें देखता है? सुनीता की बात सुनकर वह कठपुतली वाला गुस्से में उसकी तरफ देखता है और अपना सामान समेटकर मुखिया की बताई जगह पर जाने लगता है। आधी रात बीत गई थी। सुनीता को अचानक अपने कमरे में उसी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है जो कठपुतली वाला बजा रहा था। ये गाना मेरे कमरे में कौन बजा रहा है? कौन है यहाँ? सुनीता घबराई हुई सी एक एक करके पूरे घर के कमरों में देखती है, लेकिन उसे किसी भी कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसे अपने पीछे कोई साया महसूस होता है, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी चमड़ी सफेद थी और आंखें अंदर को धसी हुई थी। मेरी कठपुतली का मजाक बनाया था ना तूने? आज से तू भी मेरे इशारों पर नाचेगी। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे आए? बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ। उस भयानक से आदमी को देखकर सुनीता वहां से भागने लगती है। सुनीता को इस तरह भागते देखकर कमरे में खड़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। और अचानक ही सुनीता एक कठपुतली बनकर नीचे गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रही थी। सुनीता को एक कठपुतली बनाने के बाद वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन बिरजू फिर से देर रात गए कठपुतली का नाच दिखा रहा था। आज उसके पास एक नई कठपुतली भी थी। ये कठपुतली अपनी आंखें गोल गोल घुमा रही थी और नाचते हुए लगातार रो रही थी। नाच देख रहे आदमियों में से अचानक एक आदमी भीड़ से बाहर आता है। ये कैसी कठपुतली है जो ऐसे रो रही है जैसे कोई इंसान हो? उसने बिल्कुल मेरी पत्नी सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे हैं। कल रात से मेरी पत्नी लापता है। सच सच बता, तूने क्या किया मेरी पत्नी के साथ? सुनीता का पति गुस्से में कठपुतली वाले को पीटने के लिए उसके गिरेबान पकड़ लेता है। अरे बीवी के गम में बावला हो गए हो के? तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है। कोई इंसान कठपुतली कैसे बन सकता है? सुनीता सुनीता तुम कहाँ चली गई? मुझे पता है तुम्हें उस कठपुतली वाले ने मुझसे छीन लिया है। तू कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। वो रोता बिलखता सुनसान जंगल में भटक रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बाबा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो वो डर जाता है और ध्यान से देखने पर उन्हें सारी बात बता देता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हारे गांव से भी लोग गायब हो रहे हैं? क्या तुमने कोई कठपुतली का खेल देखा था? बाबा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस कठपुतली वाले ने मेरी पत्नी को कठपुतली में बदल दिया। मैंने देखा है उसे।
उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने हूबहू सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे थे बाबा। बेटा, तुझसे पहले भी इसने दूसरे गांवों से कई सारे लोगों को कठपुतली में बदला है। वो आदमी नहीं है, बिरजू नाम के एक कठपुतली वाले की आत्मा है। इसके बाद बाबा उसे बिरजू की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबा, इस तरह से तो वो न जाने कितनी ही जाने लेता रहेगा। आप कुछ कीजिए बाबा। क्या वो तुम्हारे गांव में रुका हुआ है? हाँ बाबा। ठीक है, चलो मेरे साथ। बाबा वीरू के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिरजू ने अपना डेरा डाला हुआ था। बाबा बिरजू के घर के चारों ओर कुमकुम से घेरा बनाकर अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और फिर प्रेत मुक्ति यज्ञ करने लगते हैं। मंत्रों की शक्ति से उत्तेजित होकर बिरजू अपने कमरे से बाहर निकलता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, रुक जाओ वरना पछताओगे। बिरजू दौड़कर वहां से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा के सुरक्षा घेरा बनाने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता। बाबा के लगातार मंत्र पढ़ने से बिरजू अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। उसका भयानक चेहरा देखकर वीरू का कलेजा मुंह को आ रहा था। बिरजू भयानक आवाज में चिल्ला रहा था, लेकिन बिरजू की बातों पर ध्यान दिए बिना बाबा लगातार मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं। विधि समाप्त हो गई वीरू, अब इस सुरक्षा घेरे के चारों ओर आग लगा दो, जिससे इस दुष्ट आत्मा का अंत हो जाएगा। बाबा के इतना कहते ही वीरू रेखा के चारों ओर आग लगा देता है, जिससे बिरजू की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती है और कुछ ही देर में उसकी आत्मा वहां से गायब हो जाती है और कठपुतली का खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।